स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल स्फिंक्स से घात। क्रूर तलवार मृत्यु सेवक बिच्छू नरों की तुलना में अधिक अनुशासित थे। उन्होंने आदर्श को घेरते हुए तेजी से खुद को एक त्रिकोणीय फॉर्मेशन में व्यवस्थित किया। सर्पों के डार्क फिरौन ने गंभीर रूप से घायल बिच्छू भगवान मेडूसा को मजाक के संकेत के साथ देखा, खुशी मनाई। बिच्छू भगवान मेडूसा की सेना ने दुश्मन से बेपरवाही से मुकाबला किया, लेकिन बेहद जल्दी हार गई। उसके बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए क्योंकि उनमें लड़ने की शक्ति खत्म हो गई। क्रूर तलवार मृत्यु सेवक भावहीन मृत्यु शपथ लेने वाले योद्धाओं के एक समूह की तरह। उन्हें डर नहीं लगता, उनके दिल में केवल युद्ध की लालसा थी। उन्होंने बिच्छू नरों की हार देखी थी, लेकिन फिर भी वे सर्पों के अंधेरे फिरौन के ऑर्डर प्राप्त करने के बाद बेतहाशा आदर्श पर अटैक करने लगे। आदर्श का यह पहला मौका नहीं था जब वह मृत्यु तलवार सेवक के खिलाफ लड़ रहा था। जब वह मिस्र में कुछ दर्जन मृत्यु तलवार सेवकों के खिलाफ था, तब भी वह अपनी जान बचाने के लिए बेताब था। जब से वह पहली बार इन जीवों से मिला था, तब से वह इन जीवों की ताकत से दंग रह गया। अधिकांश एडवांस मैजिशियन उनके खिलाफ कोई मौका नहीं दे सकते थे। आदर्श अब एक साथ 3000 मृत्यु तलवार सेवक का सामना कर रहा था। वे 10-10 के वर्ग में खड़े थे। हर 100 मृत्यु तलवार सेवक के ने एक अजीबो गरीब फॉर्मेशन बनाई जो उनके समन्वय में हेल्प करती दिख रही थी। आदर्श पर चारों तरफ से काली लंबी तलवारें अटैक कर रही थी। आदर्श ने वुल्फ सोल शेडो का यूज किया और क्रूर तलवार मृत्यु सेवक के बीच से निकल गया, लेकिन ज़ॉम्बीज तुरंत ही उसका पता लगाने में सक्षम थे। उनके घातक अटैक लगातार उसका पीछा करते रहे। आदर्श अपने सामान्य रूप में इन अटैकों को संभालने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा जैसे जैसे अटैकों की संख्या बढ़ती गई, प्रत्येक अटैक ने उस पर एक अजीब काला निशान छोड़ दिया। जब एक और बार काले निशान पर पड़ता तो उससे होने वाला नुकसान कई गुना बढ़ जाता। जब आदर्श पर और निशान छोड़े गए तो हर बार से उसे होने वाला नुकसान डार्क स्वॉर्ड मास्टर के पूरी ताकत से किए गए अटैक के बराबर था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर रूलर लेवल से थोड़ा कम था। यह डेमन आदर्श के लेवल के करीब भी नहीं था, लेकिन 3000 क्रूर तलवार मृत्यु सेवक थे। अगर ब्लैक मार्क्स ने अपना नुकसान बढ़ाना जारी रखा तो वह तब भी ठीक हो सकता था, जब यह डार्क स्वॉर्ड मास्टर से 10 अटैक प्राप्त करने के समान था। लेकिन क्या होगा अगर यह अंततः 20, 100 या यहाँ तक कि 1000 अटैक तक पहुंच गया? आदर्श ने नहीं सोचा था कि वह एक साथ कुछ 100 डार्क स्वॉर्ड मास्टर का सामना करने में सक्षम था। आदर्श लगातार कटों से बचता रहा। वह अटैकों को अपने ऊपर नहीं आने दे सकता था, क्योंकि इससे उस पर काले निशानों की संख्या बढ़ जाती। उसे आश्चर्य हुआ कि चाहे वह कितनी भी तेजी से आगे बढ़ रहा हो, यहाँ तक कि जब उसने ब्लिंक कोशिश की तब भी वह क्रूर तलवार मृत्यु सेवक के फॉर्मेशन के बीच फंस गया। यहाँ तक कि उसके आसपास क्रूर तलवार मृत्यु सेवक की संख्या वही रही। आदर्श बेहद धीमी स्पीड से मृत्यु तलवार सेवक को मार रहा था। शैडो वुल्फ स्ट्राइक्स के एक ही कास्ट ने 100 से भी कम मृत्यु सेवक तलवार को मारा। यह बेहद धीमी स्पीड से चल रहा था, यह जानते हुए कि 3000 मृत्यु सेवक थे। तलवार के निशान उसके लिए बेहद बड़ा खतरा थे। फॉर्मेशन के बाहर खड़े सर्पों के काले फिरौन ने एक अजीब सी हंसी निकाली। क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों का फॉर्मेशन दुश्मन को फंसाने के लिए काफी था, जो बिच्छू भगवान मेडूसा के लिए एक बड़ा अपमान था। सर्पों का डार्क फिरौन सिर्फ एक दर्शक नहीं था, वह अटैक करने का मौका भी तलाश रहा था। जब आदर्श वार करने से बच रहा होता तो वह मौका पाकर अपना कदम बढ़ाता। वह सिर्फ मुक्के ही मार रहा था, लेकिन जैसे जैसे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते ये मुक्के अचानक कई गुना बढ़ जाते। वे अब सिर्फ डार्क फिरौन की मुट्ठी के आकार के नहीं रह गए थे, बल्कि एक विशाल उल्कापिंड जितने बड़े हो गए थे। आदर्श क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों के लगातार अटैकों से थक गया और उसे सर्पों के अंधेरे फिरौन पर भी नजर रखनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। आदर्श समय रहते अपनी ब्लिंक नहीं
कर पाया। तभी आसमान से एक उल्कापिंड नीचे आया। मुक्का लगने के बाद वह जोर से जमीन पर गिरा। आदर्श ने खुद को 10 मीटर से ज्यादा गहरे गड्ढे में पाया। इससे पहले कि वह उसमें से निकल पाता, उस गड्ढे में तेजी से वार होने लगे। आदर्श की रक्षा चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, फिर भी वह तलवार के निशानों से के बढ़े हुए नुकसान को सहन नहीं कर सका। वह जल्द ही घावों से भर गया। उसका झुलसता हुआ खून पास की चट्टानों पर बिखर गया। आदर्श बेहद दर्द में था। छेद में गिरने वाली स्लैश की एक और लहर को देखकर उसने जल्दी से छेद में एक शैडो फंदा छोड़ दिया और दीवार के करीब जाकर सावधानी से छेद से बाहर निकल गया। कुछ कट दीवार पर लगे, लेकिन यह सभी वार सहने से बेहतर थे। शैडो प्रलोभन ने सभी अटैकों को सीधे झेला, यहाँ तक कि एक शासक लेवल का प्राणी भी लगातार अटैकों से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इस बीच आदर्श क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब रहा। क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों ने यह नहीं देखा कि आदर्श भाग गया था। उनके फॉर्मेशन ने आदर्श पर अपना प्रभाव खो दिया, जिसने खुद को उजागर नहीं किया। वह सर्पों के डार्क फिरौन के पास छिपना जारी रखता था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्रूर तलवार मृत्यु सेवक के फॉर्मेशन पर कैसे काबू पाया जाए। इसलिए उसने कष्टप्रद क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों से निपटने से पहले सर्पों के डार्क फिरौन को खत्म करने का फैसला किया। आदर्श ने खुद को छिपाने का बेहद बढ़िया काम किया, यहाँ तक कि सर्पों के डार्क फिरौन ने भी उसे नोटिस नहीं किया। वह अभी भी उस प्रलोभन पर अटैक कर रहे थे जिसे आदर्श ने उत्साह से छेद में छोड़ दिया। आदर्श जब आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसका सिर धड़क रहा है, मानो वह फटने वाला है। आदर्श के ऊपर अचानक एक बेहद बड़ा साया मंडराने लगा। उसने अपनी नजर उठाई और देखा कि एक शेर का विशाल शरीर उसके ठीक ऊपर उतर रहा हुआ है। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। आदर्श पूरी तरह से अवाक रह गया। स्फिंक्स ने उस पर अटैक कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह एक बार फिर जमीन पर गिर गया। कुछ ही देर पहले एक स्फिंक्स से बाहर निकला था। जमीन हिल गई और ढह गई। बेहद से ज़ॉम्बीज एक नई खाई में गिर गए जो 3 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई थी। जिस क्षेत्र में स्फिंक्स उतरा था, उसकी सतह धूल में मिल गई। कुछ ही दूरी पर स्थित किला जमीन पर गिर गया। आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई हो। वह लगभग बेहोश हो गया। वह चारों ओर से काले अंधकार से घिरा हुआ था। उसे पता था कि स्फिंक्स ने उसे और भी नीचे जमीन में धकेल दिया है, यहाँ तक कि एक सुपर स्पिल भी चट्टानों की ठोस परत को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकती है। उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की और उसके शरीर में बेहद ज्यादा दर्द होने लगा। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि स्फिंक्स उसे सर्पों के डार्क फिरौन से निपटने के बाद ले जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि अंडरवर्ल्ड के ये जीव उतने महान नहीं थे जितना उसने सोचा था। स्फिंक्स हमेशा से उसे गंभीर झटका देने के मौके की तलाश में था। स्फिंक्स हैला से कमजोर नहीं था। आदर्श को अकेले उसे लड़ने में संघर्ष करना पड़ेगा। यह तो बताना ही पड़ेगा कि अब वह ज़ॉम्बीज की सेना, बिच्छू जीवों की सेना, सर्पों के डार्क फिरौन और उसके क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों से लड़ने के बाद बेहद कमजोर हो गया था, अब स्फिंक्स द्वारा घात लगाए जाने के कारण। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड। टाइटल गोल्डन टक्कर। स्फिंक्स बिखरती धूल के बीच गर्व से खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और उत्तरी घाटी की ओर देखा, मानो उसके पैरों के नीचे का इंसान अब कोई खतरा नहीं था। उसने दहाड़ते हुए ज़ॉम्बीज की सेना को फिर से आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। उन्होंने यहाँ बेहद समय बर्बाद किया था। वह पहले से ही पिरामिड से अपनी अक्षमता पर अपने मालिक की निराशा को महसूस कर सकते थे। उन्हें परेशान करने वाले इंसान पर अपना समय बर्बाद करना बेकार था। ज़ॉम्बीज की सेना को पूरी स्पीड से आगे बढ़ना था और रास्ते में मिलने वाले हर इंसान का सिर काटना था। वे कटे हुए सिरों को अपने शरीर पर कीमती आभूषणों की तरह लटकाते थे। स्फिंक्स का ऑर्डर पाकर ज़ॉम्बीज की सेना आगे बढ़ने लगी। निर्जन नॉर्थ गार्ड किला सबसे पहले ढह गया। मजबूत पत्थरों से बना रक्षात्मक किला कुछ ही समय में ज़ॉम्बीज की बाढ़ में समा गया। इमारतें, दीवारें, सड़कें और वॉच टावर एक पल में ही खत्म हो गए। नॉर्थ गार्ड किले के सबसे नजदीकी शहर यूलिन शहर था। ज़ॉम्बीज की सेना सीधे उस ओर बढ़ गई। वे अभी भी वहां जीवित मनुष्यों की गंध महसूस कर सकते थे। भले ही शहर पहले ही खाली हो चुका था, लेकिन शहर में जो चीजें बची थी वे अंडरवर्ल्ड के जीवों के लिए पार्टी करने के लिए पर्याप्त थी। अंडरवर्ल्ड में जीवन की कोई मौजूदगी नहीं थी, लेकिन सांसारिक दुनिया जीवन से भरपूर थी।
मिट्टी, घास, जंगल, पहाड़ और शहर अंडरवर्ल्ड के जीवों के लिए नया अनुभव देते थे। जब कोई प्रतिरोध नहीं था तो ज़ॉम्बीज की सेना की स्पीड चौंकाने वाली थी। हालांकि महान दीवार का वो हिस्सा जो ढह गया नॉर्थ गार्ड किले के सामने था, इसलिए अधिकांश ज़ॉम्बीज स्क्वायर ट्रैक ग्राउंड में प्रवेश करने के बाद नॉर्थ गार्ड किले और यूलिन शहर के बीच एकत्र हुए। वहां का रास्ता एक लंबा पहाड़ी रास्ता था। ज़ॉम्बीज की सेना ने उस रास्ते का अनुसरण किया जो उन्हें सीधे शहरों तक ले जाती। ये भयावह अंधेरे जीव जो लंबे समय से मृत थे, उन्हें जीवित लोगों की भूमि की सख्त याद आ रही थी। वे दुनिया को अपना बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। स्फिंक्स गर्व से ज़ॉम्बीज के बीच चल रहा था। जब वो आगे बढ़ रहा था तो पहाड़ी रास्ता कांप रहा था। स्फिंक्स को इससे कोई परेशानी नहीं थी। ज़ॉम्बीज की सेना के आगे बढ़ने पर जमीन का हिलना सामान्य बात थी। हालांकि स्फिंक्स को देर से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब पहाड़ी रास्ता ढहने लगा और ज़ॉम्बीज नई खाई में गिर गए। उसने अपनी नाक से नीला धुआं छोड़ते हुए खड्ड में घूर कर देखा। क्या वो अभी भी मरा नहीं है? राक्षसी कोल्ड प्रिंस ने एक बार फिर अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक पर खड़े होकर कहा। कोल्ड प्रिंस अपने मूल रूप में वापस आ गया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी भयानक था। उसकी त्वचा अब सड़ी हुई काली हो गई थी। संभवतः यह वह कीमत थी जो उसने डीमन सिंह वाले भगवान में बदलने के लिए चुकाई थी। वो अब अपनी अनोखी पर्पल आंखों के अलावा एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। वो वास्तव में अंडरवर्ल्ड के प्राणियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया था। कोल्ड प्रिंस को शायद ही पता होगा कि उसके शरीर में पहले से ही डार्क मटेरियल भरा हुआ था। आदर्श उसे आसानी से ढूंढ सकता था, चाहे वह कहीं भी भाग जाए। कोल्ड प्रिंस का गुस्सा उसके दिल में फूट पड़ा और सीधे उसके चेहरे पर आ गया जब उसने देखा कि जमीन के नीचे राक्षसी लपटे जा रही है। क्या वह आदमी अजय था या कुछ और? उसने बिच्छू भगवान मेडूसा, सर्पों के डार्क फिरौन और स्फिंक्स से बेहद सारे प्रहार झेले थे, फिर भी वह जमीन के नीचे सड़ने के बजाय ज़ॉम्बीज की सेना को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक बेहद बड़े विस्फोट ने नॉर्थ गार्ड किले और यूलिन शहर के बीच एक पहाड़ी रास्ते को तोड़ दिया और यह ढहने लगा। रास्ता लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा एक पुल जैसा था, लेकिन जैसे ही इसका केंद्र टूटने लगा ज़ॉम्बीज गहरी खाई में गिर गए। ज़ॉम्बीज को वापस ऊपर चढ़ने में कुछ टाइम लगा होगा। उग्र लपटों ने खाई को भी आग लगा दी, जिससे यह आग के समुद्र में बदल गया। दूसरे शब्दों में ज़ॉम्बीज की सेना को बेसिन से बाहर निकलने के लिए कुछ किलोमीटर की आग को पार करना होगा। स्फिंक्स बेहद गुस्से में था। इंसान उनके साथ खिलवाड़ करता रहा। इस स्तर पर उन्हें अंडरवर्ल्ड के भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यह दुनिया की सबसे डरावनी बात थी। स्फिंक्स ने जल्द ही आदर्श को ढूंढ लिया। वह पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा और अपने विशाल शरीर से आदर्श को टक्कर लगाने की कोशिश की। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा जैसे स्वर्ग गिर रहा है और धरती फट रही है। आदर्श पूरी तरह से खून की लाल रोशनी में ढका हुआ और स्फिंक्स के सामने क्रूर बल के साथ जा रहा था। वुल्फ सोल शैडो के साथ वह वास्तव में स्फिंक्स का सामना करते समय इतना छोटा नहीं लग रहा था। स्फिंक्स एक सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। टक्कर इतनी थी कि हर चीज टुकड़े टुकड़े हो गई, चाहे वह पत्थर के टीले हो, चट्टाने हो, रास्ते हो या पहाड़ियां। उनमें से कोई भी उस भारी बल का सामना करने में सक्षम नहीं था। आदर्श और उसकी वुल्फ सोल शैडो जमीन पर फिसल कर गिर गए। चट्टानों की मजबूत दीवार भी उसे रोक नहीं पाई। वह जमीन पर गिर गया। पहाड़ी रास्ते के पीछे एक पहाड़ी थी जो धीरे धीरे यूलिन शहर की ओर झुक रही थी। हालांकि टक्कर ने पूरे क्षेत्र को पहाड़ी रास्ते से यूलिन शहर के भारी इलाके तक फैली एक विशाल घाटी में बदल दिया। रास्ते में पहाड़ियां और पहाड़ियां जिमोदाज होगी। ज़ॉम्बीज की सेना तेजी से खड्ड से होकर सीधे शहर की ओर बढ़ी। आदर्श आखिरकार यूलिन शहर के बाहरी इलाके में ट्रेन स्टेशन के ठीक बाहर पहुंचकर रुक गया। वह रेलवे को नष्ट करने से बस कुछ ही कदम दूर था। चले जाओ! आदर्श की हड्डियां जोर से चटकने लगी। उसका दाहिना हाथ लाइटनिंग और आग दोनों से चमक रहा था। डीमन एलिमेंट की जंगली प्रकृति और उत्कृष्ट इच्छा शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। उस पर छाई शैडो ने उसकी मुट्ठी को पहाड़ जितना बड़ा कर दिया। उसकी लपटें और लाइटनिंग पूरे स्थान पर फैल गई। स्फिंक्स तब रुक गया जब मुक्का उसके चेहरे पर लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंसान इतनी जल्दी पलटवार कर सकता है। चौंकाने वाली ताकत ने उसे उस घाटी में वापस फेंक दिया जिसे उसने अभी अभी खोला था।
ज़ॉम्बीज़ की सेना खड्ड के रास्ते शहर की ओर बढ़ रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्फिंक्स अचानक उन पर अटैक करेगा और अनगिनत ज़ॉम्बीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस बीच दूसरे रास्तों से शहर की ओर आ रहे अंडरवर्ल्ड के जीव या तो लाइटनिंग गिरने से बिखर गए या आग की लपटों में जलकर राख हो गए। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल वेटिंग फॉर योर रिटर्न। स्फिंक्स कई अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडको को टक्कर मारने के बाद रुक गया। मुक्का लगने से उसके चेहरे पर कुछ दरारें पड़ गई। खून का कोई निशान नहीं था, लेकिन स्फिंक्स स्पष्ट रूप से घायल हो गया था। स्फिंक्स ने लगभग 8 किलोमीटर दूर से आदर्श पर भयंकर गर्जना की। मिस्र के मृत्यु के देवता के रूप में स्फिंक्स की स्थिति लगभग बेजोड़ थी। सदियों से किसी ने उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यह मानव उसे घायल करने में कामयाब रहा। सर्वोच्च शासक की गरिमा अपरिवर्तनीय थी। बदला लेने का एकमात्र तरीका मानव को मारना था। स्फिंक्स ने खुद को स्थिर किया। उसने ज़ॉम्बीज़ की बेकार सेना पर कोई उम्मीद नहीं लगाई। जब उन्हें मनुष्य का वध करने का अवसर मिला तो वे बेहद उत्साहित थे और उनके पास अपने शिकार को प्रताड़ित करने के अनगिनत तरीके थे। लेकिन जब वे वास्तव में खतरनाक अस्तित्व के सामने थे तो वे पूरी तरह से बेकार थे। उनकी संख्या नगण्य थी। अंत में स्फिंक्स को अभी भी गंदा काम करना था। ऐसा कहा जा रहा है कि ओसिरस को अपनी ताकत दिखाना जरूरी था, अन्यथा ओसिरस को लग सकता था कि उसकी उम्र बढ़ने लगी है। तुम किस लिए दहाड़ रहे हो? बस उसे मार डालो और उसे अभी मार डालो। क्या तुम मुझे यह बता रहे हो कि तुम सब एक तुच्छ इंसान को भी नहीं संभाल सकते? कोल्ड प्रिंस ने अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के ऊपर से बड़बड़ाते हुए कहा। कोल्ड प्रिंस को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से एडवांस्ड मैजिशियन में इतनी असाधारण शक्ति होंगी। यहाँ तक कि उसका देव रूप भी उस युवा के सामने कुछ नहीं था। वह ज़ॉम्बीज़ की पूरी सेना से भी मुकाबला कर सकता था। कोल्ड प्रिंस को पता था कि आदर्श सिर्फ कुछ समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। गीज़ा के महान पिरामिड से अभी भी बेहद सारे शक्तिशाली अंडरजीव निकल रहे थे। हालांकि अगर उत्तरी घाटी के लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पर निकाल दिया गया तो उसके लिए उस नफरत को इकट्ठा करना मुश्किल होगा जिसकी उसे और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जरूरत थी। ग्रेट वॉल ने उत्तरी घाटी के लोगों को खाली करने के लिए पहले से ही काफी समय खरीद दिया था। कोल्ड प्रिंस सिर्फ एक मैजिशियन को अंडरवर्ल्ड प्राणियों को सांसारिक दुनिया पर कब्जा करने देने की अपनी योजना को रोकने की परमिशन नहीं दे सकता था। अगर ज़ॉम्बीज़ की पूरी सेना यहाँ होती तो कई डीमन आदर्श भी उन्हें रोकने के लिए संघर्ष करते। स्फिंक्स ने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने अपने कानों के आसपास एक छोटी सी मक्खी को भिनभिनाते हुए सुना, उसने कोल्ड प्रिंस को ठंडी निगाहों से देखा। टकराने की आवाज़ आती है। स्फिंक्स ने अपना पंजा उठाया और बिना किसी दया के अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के सिर पर थप्पड़ मारा। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक का सिर तुरंत फट गया। थप्पड़ से कोल्ड प्रिंस की हड्डियां अधिकांश टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। कोल्ड प्रिंस पहले से ही गंभीर चोटों से पीड़ित था और घातक काले धुएं ने उसकी बेहद सारी ऊर्जा खत्म कर दी। स्फिंक्स के थप्पड़ ने उसे जमीन पर अधमरा कर दिया। लानत है, मैं ही हूँ जो तुम्हें मिस्र से यहाँ लाया। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें सांसारिक दुनिया में बुलाया। तुम्हें आभारी होना चाहिए, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, कोल्ड प्रिंस ने गुस्से से चिल्लाया। सर्पों के डाल्फियन बिच्छू भगवान मेडुसा और स्फिंक्स ने उनके आने के बाद से उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया था। केवल अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक गीज़ा के महान पिरामिड को गुलामों की तरह खींचकर ले जा रहे थे, जो कोल्ड प्रिंस के ऑर्डरों का पालन करने के लिए तैयार थे। हालांकि अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक आदर्श के एक भी वार का सामना नहीं कर सके। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक बेहद धीमे और लगभग दिमागहीन थे। यहाँ तक कि सभी अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक मिलकर भी डीमन आदर्श से मुकाबला करने के लिए संघर्ष करेंगे। स्फिंक्स ने कोल्ड प्रिंस को जमीन पर पटकने के बाद उस शोर से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया जो उसे परेशान कर रहा था। वह दूर से आदर्श को बुरी तरह से घूर रहा था। आदर्श को जितनी ज्यादा चोटें लगी उसका डीमन खून उतना ही ज्यादा उग्र होता गया। उसने स्फिंक्स के साथ नजरें मिलाने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। वह उल्लेखनीय स्पीड से खड्ड से गुजरा और स्फिंक्स से भिड़ने की पहल की। स्फिंक्स ने उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। अब स्फिंक्स का इलाज करने की बारी डीमन आदर्श की थी। आदर्श आग की कई परतों से घिरा हुआ था, मानो वो खड्ड से गुजरते हुए एक चमकदार सूरज में बदल गया हो। भयंकर लपटें स्फिंक्स पर चढ़ गई, जिससे विशाल प्राणी नॉर्थ गार्ड किले में वापस चला गया। किले पर लंबे समय से ज़ॉम्बीज़ की सेना का कब्जा था और अब यह ज़ॉम्बीज़ के समुद्र से ढका हुआ था। स्फिंक्स और आदर्श के बीच लड़ाई के दौरान अनगिनत ज़ॉम्बीज़ मारे गए। जब किले को फिर से बनाया गया, वे शासक लेवल के प्राणियों की जबरदस्त शक्ति के तहत एक सेकंड में से भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते थे।
आगे चल रहे अंडरवर्ल्ड के जीवों ने जब अपने नेता को किले की ओर वापस जाते देखा तो अवचेतन रूप से उनकी स्पीड धीमी हो गई। वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें अपने नेता की मदद करनी चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। यूलिन शहर को पहले ही खाली कर दिया गया था, उन्हें वहां एक भी इंसान नहीं मिला। स्फिंक्स क्रोधित भाव से खड़ा हो गया। जब उसने सेना को रुकते देखा तो उसने भयंकर दहाड़ लगाई। अंडरवर्ल्ड जल्लाद और जुड़वा शरीर वाली डीमन गाय तुरंत अगले शहर की ओर चल पड़ी। अंडरवर्ल्ड के और भी जीव आदर्श की रक्षा पंक्ति से आगे निकल गए। वे पूरी तरह से अजय थे। ज़ॉम्बीज़ की काली रहन ने 1 घंटे से भी कम समय में यूलिन शहर को निगल लिया। ज़ॉम्बीज़ की संख्या बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। आदर्श अभी भी नॉर्थ गार्ड किले के सामने टूटी दीवार से ज़ॉम्बीज़ को आने से रोकने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे दीवार के और हिस्से ढहते गए, ज़ॉम्बीज़ का हर दिशा से नदियों की तरह उत्तरी घाटी में आना शुरू हो गया। आदर्श उन सभी को अपने दम पर कैसे रोक सकता था। इसके अलावा जब ज़ॉम्बीज़ आदर्श से आगे निकलकर विशाल उत्तरी घाटी में प्रवेश करेंगे तो जगह काफी हद तक खाली हो जाएगी। ज़ॉम्बीज़ की सेना उनकी संख्या के कारण अजय थी। यहाँ तक कि 100 डीमन आदर्श भी उन्हें रोकने के लिए संघर्ष करेंगे। जब ज़ॉम्बीज़ की बाढ़ आई तो सबसे मजबूत दीवारें भी उसे रोक नहीं सकी। आदर्श की जलती हुई आंखें असहायता की भावना से चमक उठी जब उसने ज़ॉम्बीज़ की सेना को अपने पास से बहते हुए देखा। आदर्श ने हेडमास्टर के भाषण को याद किया जिस दिन वह मैजिशियन बना था। डीमन प्राणियों की संख्या इंसानों की संख्या से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा थी और मैजिशियनों की संख्या मानवता का एक छोटा सा हिस्सा थी। संख्या में इतने अंतर के साथ जीतने का एकमात्र तरीका मजबूत बनना था। उनमें से प्रत्येक को दर्जनों, सैकड़ों या हजारों डीमन प्राणियों से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होना था। गीजा के महान पिरामिड की सेना को रोकने के लिए उसे कितना मजबूत होना पड़ेगा, उसे कितना मजबूत होना होगा ताकि उसे सड़कों पर लाशें बिखरी हुई ना देखनी पड़े और आंसू बारिश की तरह ना बहते हो। क्या वो लोगों के लिए आधे दिन का भोजन खरीदने में कामयाब हो पाया? ऐसा लगा कि यह उससे कम है, लेकिन उम्मीद है कि यह बेहद दूर नहीं होगा। सच तो यह था कि आदर्श ने समय का पूरा ध्यान नहीं रखा। वह स्फिंक्स, सर्पों के काले फिरौन, बिच्छू के राजा मेडुसा से लड़ने में बेहद बिजी था। उसे यह भी नहीं पता था कि तब से आधा दिन भी बीत चुका है या नहीं। उसे बेहद थकान महसूस हो रही थी, फिर भी उसका तेज धड़कता दिल अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी और अधिक के लिए जल रहा था। डार्क एबीज के अंदर श्वेत मकबरा। आसमान लाशों से भरा हुआ था, जमीन खून से लथपथ थी। सब कुछ भयानक और घिनौना था। सड़न की गंध के साथ, लेकिन सफेद मकबरा हमेशा की तरह मजबूती से खड़ा था। उस पर धूल और गंदगी का जरा भी निशान नहीं। हजारों साल पुराना यह मकबरा पवित्र अभिमान से भरा हुआ हो सकता है अगर यह अपनी बर्फबारी के लिए ना होता। यह समीर का रक्त लाल वेदी पर आने का दूसरा मौका। उसे अभी भी सब कुछ याद था, जैसे कि यह सब कुछ एक दिन पहले हुआ हो। 10 लाख लोग एक डगमगाते जहाज पर थे जिसे बेरहम लहरें इधर उधर धकेल रही थी। यह किसी भी क्षण डूबने वाला था, साथ ही इसमें सवार 10 लाख लोग भी। समीर सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आया। वह सीढ़ियों की चमकदार काली सतह पर अपना प्रतिबिंब देख सकता था। वह धूल से ढका हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे। वह स्पष्ट रूप से एक भीषण युद्ध के बाद यहाँ तक की यात्रा से थका हुआ था। उसका हिलता हुआ शरीर कभी भी जमीन पर गिर सकता था। वह रक्त लाल सिंहासन के पास आया और उस पर रखे खाली काले कवच को देखने लगा। कवच खोखला था। समीर को किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं। उसे यह भी नहीं पता था कि वह आदमी सिंहासन पर बैठा है या नहीं। हो सकता है कि वह यहाँ तक बिना किसी कारण के आया हो। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक, समीर पूरी ताकत से चिल्लाया। काले कवच ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद समीर ने गलत नाम पुकारा था। शायद वो आदमी अब उसका मुख्य सैन्य प्रशिक्षक नहीं था, बल्कि एक राजा था। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक। समीर को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वह व्यक्ति कौन था। वह किसी राजा को नहीं जानता, वह केवल उस धर्मी मुख्य सैन्य प्रशिक्षक को जानता था जिसने उन्हें लड़ना सिखाया। अमृत शहर के गिरने पर कई लोग मारे गए थे, लेकिन उसमें एक पुरानी सैन्य जैकेट पहने हुए व्यक्ति की वजह से कई लोग बच गए। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक, मुझे पता है कि आप यहाँ हैं। आप हमेशा यहाँ हैं। समीर ने बोलना जारी रखा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कवच उसे समझ पाएगा या नहीं। समीर ने हॉल में उसकी आवाज गूंजती सुनी। उसने गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह जो कर रहा है वह बेवकूफी थी, लेकिन वह यह मानना चाहता था कि उसका मुख्य सैन्य प्रशिक्षक अभी भी जीवित है।
बर्फीले काले कवच के अंदर का व्यक्ति अभी भी उसका मुख्य सैन्य प्रशिक्षक था। जब मैं 18 साल का था तो मैं सेना में शामिल हो गया और आपकी देखरेख में एक भर्ती से कैप्टन बन गया। आपने हमेशा मुझे बेवकूफ़ कहा। आपने कहा कि मैं समझदार नहीं हूँ, कि मैं परिस्थितियों के अनुकूल ढलना नहीं चाहता। आप कहते हैं कि मैं पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैंने वह सब कुछ किया जो आपने मुझे बताया। मैंने अपनी अधिकांश आदतें भी आपसे ही सीखी। जब मैं अमृत शहर में सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचा तो मैं बेहद असहाय महसूस कर रहा था, इसलिए मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लगा कि यह दुनिया का अंत है। मैं पूरी तरह से अपना रास्ता खो चुका था, जब तक कि मैंने आपको और आपके आदमियों को डार्क विंग वुल्फ के पीछे बेतहाशा जाते नहीं देखा। आपने मुझे खुद को खोजने में मदद की। मैंने कसम खाई थी कि मैं आपकी तरह एक सैनिक बनूंगा। मुझे नहीं पता था कि कैसे, इसलिए मैं बस आपकी नकल कर रहा था। समीर ने बोलते हुए अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे। लेकिन चाहे मैं आपकी नकल करने की कितनी भी कोशिश कर रहा था, चाहे मैं आपके साथ कितना भी टाइम बिता रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भी आपके जैसा नहीं बन सकता। कुछ लोगों को अकेले ही लड़ाई लड़नी होती है, यह उनकी नीति है। यही कारण है कि आपने मेरे बजाय भाई आदर्श को सेना में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। मुझे कहना होगा, आपका डिसीजन एकदम सही था। भाई आदर्श वाकई बेहद प्रभावशाली है। वे भी आपकी तरह ही साहसी है। मैं आपकी नकल करने की बेहद कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कभी भी सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं सीख पाया। इस बीच उन्होंने हमेशा ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे आपसे नफरत करते हैं। उन्होंने आपके इनविटेशन को स्वीकार करने के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन अंत में वे वही काम कर रहे हैं जो आपने किया था। आपने हमेशा मुझे अपने पुराने दोस्तों से अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट के रूप में मिलवाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई आदर्श आपके दिल में सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे। उन्होंने मुझे बताया कि जिस एक बात का उन्हें सबसे ज़्यादा अफसोस है वह यह है कि उन्होंने आपको व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया कि आप ही वह व्यक्ति है जिसका वे सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं। समीर ने अपने गालों पर बहते आंसुओं की परवाह करना छोड़ दिया। वह खाली काले कवच के पास गया, मानो उसने समीर द्वारा कही गई एक भी बात नहीं सुनी हो। हालांकि समीर को महसूस हो रहा था कि वह आदमी वहां मौजूद था। उसे महसूस हो रहा था कि वह आदमी उसे देख रहा है। हमने मजबूत बनने की बेहद कोशिश की है। हमने अमृत शहर की आपदा को रोकने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन जब ज़ॉम्बीज़ की सेना और गीज़ा के महान पिरामिड आए तो हम बेहद असहाय और छोटे महसूस कर रहे थे। भाई आदर्श अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरह, चाहे कितने भी दुश्मन हो। लेकिन मैं आपके पास भागने के अलावा कुछ नहीं कर सका। समीर को तब भी उतना ही अज्ञान था जब वो अमृत शहर के सुरक्षित क्षेत्र में भाग गया था। वह केवल उस आदमी पर ही अपनी आशा रख सकता था जो उसके सामने था, वह आदमी जिसने उसे पहले भी रास्ता दिखाया है। मुझे पता है कि वो भागेगा नहीं, भले ही अंडरवर्ल्ड के जीव उस पर हावी हो जाए। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। मैं आपसे उसकी जान बचाने की विनती करता हूँ। समीर खाली कवच के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर मजबूत जमीन पर जोर से पटका। समीर ने अपना सिर जमीन में रगड़ दिया। वह हमेशा से अपना आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसके मुख्य सैन्य प्रशिक्षक ने उसे ऐसा करने और अलविदा कहने का मौका नहीं दिया। काला कवच स्थिर रहा। जब समीर बात कर रहा या जमीन पर घुटने पर टेक रहा था तो उसमें जीवन की थोड़ी सी भी उपस्थिति नहीं दिख रही थी। ऐसा लगा जैसे वह आदमी उसे सुन नहीं पा रहा था, या वह वहां था ही नहीं, या शायद उसने समीर को सुना और देखा था लेकिन दुर्भाग्य से वह विहान नहीं था। जॉम्बीज के राजा को दूसरों के जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। काला कवच बेहद देर तक स्थिर रहा। समीर को बेहद देर तक घुटनों के बल बैठने से पहले ही थोड़ा सुनपन महसूस हो रहा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस काले कवच को देखा जो सदियों से चुपचाप सिंहासन पर बैठा था। समीर की आंखों में निराशा की झलक दिखी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक आपका एक पुराना दोस्त है। हर कोई उससे कहता था कि तुम पहले ही मर चुके हो, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि उसने तुम्हें उस दिन देखा था जब वह बर्फ से मुक्त हुई थी। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसका दृढ़ विश्वास है कि आप भी हमारी तरह ही जीवित है। उसने कहा कि वह आपके लौटने का वेट करेगी। भाई आदर्श और मैं भी तो आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि आज के बाद सिर्फ मैं और वह ही होंगे।
समीन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने सलामी दी और अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए बाहर की ओर निकल गया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।